नेत्रदान पखवाड़ा पर आधारित आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, नेत्रदान पखवाड़ा जिसे हर वर्ष हम सभी मनाते हैं 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, और इस वर्ष भी हम इस पखवाड़े को मना रहे हैं। इस पखवाड़े के दौरान क्या कुछ होता है, ये नेत्रदान की बातें हम क्यों करते हैं, क्यों नेत्रदान ज़रूरी है, क्यों नेत्रदान को महादान कहा जाता है, और अगर नेत्रदान करना हो तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं और बहुत सारी जागरूकता की बातें हैं जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के मद्देनज़र आज का ये विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं नेत्रदान पखवाड़ा पर। तो आज दो विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं जो नेत्रदान पखवाड़ा पर विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात हम अपने आज के दोनों विशेषज्ञों के साथ करा देते हैं। मेरी बाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर पंकज कुमार हैं जो कि राज्य अंधापन नियंत्रण पदाधिकारी हैं एनएचएम झारखंड में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। और मेरी दाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार जो कि विभागाध्यक्ष हैं नेत्र विभाग रिम्स रांची में। डॉक्टर सुनील कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप दोनों को बुलाने का जो मकसद है, जो विषय है, ये आपको पता ही है। नेत्रदान पखवाड़े पर हम बात करेंगे। तो सर, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे डॉक्टर पंकज सर कि ये जो नेत्रदान पखवाड़ा हम मनाते हैं, ये इसे हम क्यों मनाते हैं और हर वर्ष इसे मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? देखिए, ऐसा है कि नेत्रदान पखवाड़ा बहुत ही मनाना मेन उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता फैलाना कि ताकि अधिक से अधिक संख्या में नेत्रदान करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्लाइंडनेस जो है बहुत कारण है, लेकिन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का भी महत्व है। इसलिए कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की काफ़ी संख्या है, इसलिए इसके लिए जागरूकता फैलाना अति आवश्यक है। जी जी, बिल्कुल। तो ये जागरूकता लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें होती हैं और इस पखवाड़े के दौरान विशेष कोशिशें की जाती है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन डॉक्टर सुनील, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो नेत्रदान होता है ये क्या होता है? बहुत सारे लोग इसमें समझ नहीं पाते हैं कि पूरी की पूरी आँखों का नेत्रदान होता है या फिर क्या होता है इसमें। ये बहुत अच्छा सवाल है जी। तो नेत्रदान में क्या होता है, जो कोई व्यक्ति होता है मृत्यु उपरांत किया जाता है पहला तो। जी जी जी। और मृत्यु के उपरांत जो है कॉर्निया जो होता है, जो आंखों की पुतली कहते हैं आम भाषा में, तो उसको जो है दान किया जाता है। और उस दान की हुई पुतली को जो हम लोग जो है, जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से जो अंधापन है, पुतली की बीमारी की वजह से जो अंधापन है, तो वो कॉर्निया जो हम लोग दान में मिलता है उसको हम लोग प्रत्यारोपित करते हैं और उससे मरीज की रोशनी वापस आ सकती है। तो इसलिए नेत्रदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि कोई नेत्रदान करता है तो उससे हम लोग दो व्यक्ति के आंख में जो है कॉर्निया प्रत्यारोपण कर सकते हैं, दो आंखों की रोशनी वापस ला सकते हैं और उसकी ज़िंदगी को हम लोग फिर से जो है रोशनी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है हमारे दर्शकों के लिए भी कि अगर नेत्रदान की बात होती है तो उसमें पूरा नेत्र जो है या पूरी की पूरी आंखों का दान नहीं होता है, बल्कि उसकी पुतली का या कॉर्निया का जो होता है उसका दान होता है। तो ये इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। तो सर, आप कुछ कहने वाले थे कि इस दौरान, इस पखवाड़े के दौरान जो अभी हम मना भी रहे हैं 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, इस दौरान क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? देखिए, इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि हर एक जिला, हर एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रैली आयोजित की जाती है, जिसके साथ प्रचार प्रसार होता है और रेडियो टीवी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता है। प्रत्येक जिला में स्तर में सदर अस्पताल में भी इसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते कि हम पूरे राज्य में इसकी जागरूकता हो ताकि अधिक से अधिक संख्या में नेत्रदान के लिए प्रेरित हों। जी। तो क्या इस दौरान कहीं पर कैंप भी लगाए जाते हैं कि नेत्रदान के लिए अगर कोई चाहते हैं, कोई नेत्रदान के लिए कोई फॉर्म होता है क्या, मतलब कैसे लोग इच्छा व्यक्त करते हैं? तो क्या इसके लिए कुछ कैंपिंग वगैरह की भी होती है व्यवस्था? हम लोग अभी जो नेत्रदान पखवाड़ा के दौरान जो प्रतिदिन जो है इसको प्लेज बोलते हैं, प्लेज फॉर्म भरवाते हैं, मतलब शपथ पत्र या शपथ पत्र, संकल्प पत्र बोलते हैं। तो हम लोग प्रतिदिन ओपीडी परिसर में ही इस संकल्प पत्र हम लोग भरवा रहे हैं। उसमें कई लोग जो मरीज ओपीडी में दिखाने आते हैं या उसके जो रिलेटिव्स होते हैं दिखाने आते हैं,
तो काफ़ी संख्या में लोग इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और प्लेज भी फॉर्म भी भर रहे हैं। तो अभी तक हमको लगता है लास्ट 1 वीक में 500 से ज़्यादा लोग जो है प्लेज ले चुके हैं आई डोनेशन। जी बिल्कुल। तो ये पखवाड़े में विशेष रूप से इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं। अगर इस पखवाड़े से बाहर की बात करें तो भी इस तरह की कैंपिंग होती है कभी कभी, जैसे सिर्फ 15 दिनों के लिए तो जागरूकता ये नहीं फैलाई जा सकती है? नहीं, हमारा रिम्स में अपना आई बैंक है जी। और हमारा आई बैंक 24 आवर काम करता है। उसमें भी कोई भी आके जो इच्छुक व्यक्ति हो आके अपना प्लेज फॉर्म भर सकता है। सिंपल सा एक फॉर्म होता है, उसमें अपना डिटेल भरना होता है, मोबाइल नंबर भरना होता है, एड्रेस भरना होता है। जी। और हम लोग जो है पेशेंट को जो व्यक्ति जो दान करना चाहता है उसको हम लोग एक कार्ड देते हैं जो कि डोनर कार्ड कहा जाता है। अच्छा, डोनर कार्ड। तो हम लोग उनको बताते हैं कि डोनर कार्ड केवल अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि जो भी आई डोनेशन होगा मृत्यु के उपरांत ही होगा। जी। तो अपने परिवार वाले को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, जो भी आपके नियर में है उनको जरूर बताएं कि हमने अच्छा व्यक्त किया है कि हमको आंखें दान करनी है, ताकि मृत्यु के उपरांत जो है आई बैंक से कांटेक्ट कर सके। बिल्कुल, तभी ये फ्रूटफुल होगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है कि अगर कोई इच्छुक है नेत्रदान के लिए तो अभी इस पखवाड़े में तो निरंतर हर दिन कैंप लगाकर इसको फॉर्म को भराया जा रहा है। ऐसे भी नेत्रदान के लिए अगर इच्छुक हैं तो बैंक में जाकर भी, रिम्स में आई बैंक है, वहाँ पर जाकर ये जो इच्छा है वो पूरी की जा सकती है। सर, आपने बताया कि जगह जगह पर रैलियाँ होती हैं, जन जागरूकता के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं, और जैसा सर ने बताया कि इसके लिए बैंक भी है। अगर हम पूरे अपने झारखंड राज्य की बात करें तो कहाँ पे आई बैंक की व्यवस्था है, कहाँ पर लोग जा सकते हैं? अभी मुख्यतः आई बैंक हमारा 3 जगह है। एक सरकारी में, एक रिम्स आई बैंक, दूसरा आपको धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है, तीसरा एक बोकारो जनरल हॉस्पिटल में है, और चौथा एक प्रक्रियाधीन है MGM अस्पताल में होने का। ये सरकारी है। और प्राइवेट को देखा जाए तो प्राइवेट में भी केरेटो नेत्र प्रत्यारोपण का कार्य कुछ जगह हो रहा है। अच्छा। जैसे कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल और ASG अस्पताल, और जमशेदपुर में आपको दौलत अस्पताल और जमशेदपुर नेत्र अस्पताल। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, सरकारी के अलावा गैर सरकारी संस्थानें भी हैं जो इस तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं ताकि लोगों को बिल्कुल इसमें आसानी हो। सर, आप आई बैंक के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई इच्छुक है जिसको लेना है, जैसे ये तो हो गई देने की बात आपने बताई कि फॉर्म भरना है अगर, तो मृत्यु उपरांत उसकी आंखों का दान होता है। अगर किसी को लेना है तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है, वो कहाँ पर जाकर? उसके लिए बहुत सिंपल है। वो मरीज जो हमारे यहाँ रिम्स आई OPD में दिखाने आएगा। जब भी हम लोग डायग्नोज करते हैं कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण से उसकी आंखें ठीक हो सकती है, तो हम लोग पास रेसिपिएंट रजिस्टर होता है, उसमें हम लोग उसका नाम नोट करके रखते हैं, फ़ोन नंबर नोट करके रखते हैं, और जो भी कॉर्नियल यदि हमारे पास डोनेशन आती है तो लिस्ट के अनुसार, प्रायोरिटी के अनुसार जो हम लोग पेशेंट को कॉल करते हैं, या तो पेशेंट सेम डे या नेक्स्ट डे आता है तो फिर हम लोग उसका सर्जरी करते हैं। अच्छा, ये सर्जरी में वक्त लगता है, कितना समय लगता है इसमें? नहीं, या फिर रिम्स है तो फिर मुफ्त भी इसकी? नहीं, रिम्स में तो सारी प्रक्रिया मुफ्त होती है। रिम्स में सर्जरी का कोई चार्ज नहीं लगता है, इवन सारी दवाइयाँ भी अभी अवेलेबल है, तो मरीज को कुछ चार्ज नहीं करना पड़ता है। और कितना समय लगता है इसमें? और जब भी जैसे कॉर्निया जब भी आती है, जैसे आज सपोज हम लोग कॉर्निया आती है तो उसको पहले हम लोग इवेलुएट करते हैं कि सुटेबल है कि नहीं, जो दान की हुई कॉर्निया यदि सुटेबल पाई जाती है तो हम लोग फिर 2 मरीज को बुलाते हैं, जो भी उस प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार हम लोग 2 मरीज को बुलाते हैं। जब मरीज आता है तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग फिर सर्जरी कर देते हैं। पहला दिन हम लोग को इवेलुएट करना होता है, फिर नेक्स्ट डे उसका हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं। जी। और सर्जरी का जो प्रक्रिया लगभग 1 घंटे का सर्जरी होती है, तो पेशेंट का हो जाता है। मतलब बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बहुत ही मतलब आराम से ये जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है तो उसे 2 लोगों की जिंदगी में रोशनी आ सकती है, कम से कम 2 लोगों की जीवन में रोशनी आ सकती है। ये बहुत अच्छी बात है, और इसलिए हम ये पखवाड़ा भी मनाते हैं, ये जागरूकता लाते हैं कि लोग नेत्रदान करें। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, नेत्रदान के लिए इच्छुक तो हो सकते हैं, सभी लोग हो सकते हैं, लेकिन कौन कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं? नेत्रदान देखिए ऐसा है, किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, और कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग कर सकते हैं। जी। और किसी को अगर ऑपरेशन हुआ है कैटरेक्ट का, ग्लूकोमा, तो वो लोग भी कर सकते हैं। अच्छा। और डायबिटीज अगर है जनरल या हाइपरटेंशन है तो वो लोग भी कर सकते हैं। अच्छा। और कोई चश्मा पहनते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे नहीं कर सकते हैं, उनमें मुख्यतः जैसे HIV या एड्स से पीड़ित हूँ, या रेबीज से हो, या आपको ब्लड डिसऑर्डर के चलते जो कैंसर होता है, ल्यूकेमिया वगैरह, वो लोग नहीं कर सकते हैं। जी जी। सर, इसमें आप कुछ बताना चाह रहे थे?
या मैं बताना चाहता हूँ कंट्रा इंडिकेशन की जो बात हो रही है उसमें कुछ कुछ बहुत रेयर डिजीज है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में जो है हम लोग कॉर्निया ले सकते हैं। और यदि कुछ ऐसे डिजीज जो सर ने बताया कि एड्स वगैरह, क्योंकि इसमें फिर संक्रमण होने के चांस रहता है। अच्छा, तो इसलिए हम लोग इसमें नहीं लेते हैं। अच्छा, मतलब जिसमें नहीं ले सकते हैं उसमें संक्रमण के चांसेस होते हैं या और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो क्या ये जो नेत्रदान होता है और नेत्र प्रत्यारोपण होता है उसमें सभी कैसे सफल होते हैं, मतलब क्या या इसमें कुछ कहीं पर कुछ दिक्कतें भी आती हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है अंडरलाइंग कंडीशन क्या है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसमें सक्सेसफुल होते हैं, पेशेंट को रोशनी वापस भी आती है। बिल्कुल। तो ऐसे कई उदाहरण होंगे जिनकी आंखों में इस तरह की रोशनी आई होगी? या बहुत सारे। हम लोग रिम्स में जो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट लगभग 2019 से कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 200 से ज़्यादा सफल कॉर्निया ट्रांसप्लांट ऑलरेडी कर चुके हैं और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है सक्सेसफुल है सर्जरी है। और आजकल जो हम लोग जो एडवांस टेक्निक जो केरेटोप्लास्टी के होते हैं, जो कि लेमुलर केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। अच्छा, ये प्रत्यारोपण की एडवांस टेक्निक है। जी जी। इसमें क्या होता है कि कॉर्निया का जो लेयर में डिजीज है उसी लेयर का हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे मेनली कॉर्निया 5 लेयर्स होता है, तो किसी पर्टिकुलर लेयर में ही कई बार बीमारी होती है, तो यदि हम उसी लेयर का ट्रांसप्लांट करें तो रिकवरी का चांस जल्दी होता है और विजन आने का भी चांस ज़्यादा बेटर होता है। तो हम लोग जो है लेमुलर केरेटोप्लास्टी करते हैं। और लेमुलर केरेटोप्लास्टी का दूसरा एडवांटेज क्या है कि हम लोग एक कॉर्निया को जो है दो व्यक्ति में लगा सकते हैं। किसी को आगे का हिस्सा लगाया कॉर्निया का और किसी को पीछे का हिस्सा लगाया। तो इस तरह करके जो एक व्यक्ति की आंख से जो हम लोग 4 लोगों का कर सकते हैं। पर आई 2 आदमी का हो सकता है ट्रांसप्लांट, और दोनों आई मिलाकर 4 कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जी जी जी। तो 4 लोगों की रोशनी मतलब ये एडवांस टेक्निक है जिससे हम लोग अभी तो हम लोग 1 से 2 की बात कर रहे थे, अभी आप 1 से 4 की भी बात कर रहे हैं और ये टेक्निक अभी सफल हो गई है यहाँ पर। बिल्कुल सफल। हम लोग रिम्स में रेगुलरली इसको करते हैं। अच्छा, रिम्स में रेगुलरली ये हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है सर। तो जैसे आप तो सर राज्य अंधापन नियंत्रण पदाधिकारी हैं, तो इसमें अंधापन नियंत्रण में अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से योजनाएं चलती हैं, क्या कुछ किया जाता है इसमें, और अंधापन किसे कहते हैं हम? एक कम दिखाई देना या बिल्कुल दिखाई देना? जी, ये अंधापन का मेन इसमें सरकार की योजना चलती है कि हम भारतवर्ष से हर साल लक्ष्य दिया जाता है जी। इसमें जैसे पिछले साल का हमारा लक्ष्य था आई बॉल कलेक्शन का 150, तो टोटल हमारा 160 हो गया था। अच्छा। तो इसी तरह लक्ष्य हर साल भारत सरकार द्वारा निर्धारित होता है और केरेटोप्लास्टी किया जाता है। और अभी तक इस वर्ष भी 42 कलेक्शन हो चुका है। अच्छा। रिम्स द्वारा, और अन्य का डाटा आने वाला है। तो हर साल इस तरह का लक्ष्य होता है और हम चाहते हैं कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस दूर हो, इसके लिए पूरा प्रयासरत्न है। और इसके लिए हम लोग जो है राज्य स्तर पर आई डोनेशन सेंटर भी खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक प्रमंडल में एक जिला में आई डोनेशन जो प्रक्रियाधीन है, और ये आपको कॉरपोरेशन में सामग्री परचेज प्रक्रिया में है। हम समझते हैं जल्दी ही इस प्रक्रिया को दूर कर दी जाएगी और हर एक जिला प्रमंडल में, हर एक जिला में आई डोनेशन सेंटर खोल दी जाएगी, ताकि दूर से दूर लोग भी आई बैंक से कांटेक्ट करके आई डोनेशन सेंटर में वहाँ कलेक्शन होगा टीम द्वारा, और वहाँ से फिर कलेक्शन करके आई बैंक में उसको भेजा जा सके। और नए, जहाँ तक कि नए मेडिकल कॉलेज भी अस्पताल हैं, जैसे कि दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल, इसमें भी आई बैंक खुलने की प्रक्रिया जारी है, जो हम समझते हैं निकट भविष्य में जल्द से जल्द बिल्कुल पूरी कर ये बहुत अच्छी बात है। और नेत्रदान के लिए जिनको भी फिर ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। और नेत्रदान महादान जो है वो सब लोग इसे समझेंगे और आगे आएंगे। जैसे सर ने कहा कि अभी आई बॉल का कलेक्शन होता है, फिर वो बैंक में जाता है। तो सर आपसे जो बहुत ही टेक्निकल बात है जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ये हम आपसे विस्तार से आप समझाइए लोगों को कि जैसे ये आई बॉल जो है कलेक्शन है, तो लेकिन जब मृत्यु हो गई किसी की और उसने फॉर्म भरा हुआ है कि उसे नेत्रदान करना है, तो परिवार वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कितने समय के अंदर उसका कलेक्शन हो जाना चाहिए? किसके समय के अंदर उसे बैंक में दे देना चाहिए? क्या इतने, ये तो बहुत सारी बातें हैं, नहीं तो फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाती होंगी। या जब भी परिवार में किसी की मृत्यु होती है और आंखें दान करना चाहता है, तो सबसे जो नज़दीकी आई बैंक है वहाँ संपर्क करना होता है। क्योंकि हमारा जो आई बैंक, सपोज रिम्स का आई बैंक है, 24 आवर काम करती है। जब भी फ़ोन आता है तो हमारे
टीम जो रेडी रहती है सारे इंस्ट्रूमेंट सारे इक्विपमेंट के साथ, और जब भी कॉल आती है वहाँ पहुँचने में जितना दूरी के हिसाब से डिपेंड करेगा, लेकिन हमारी टीम का पर्पस रहता है कि जितना जल्दी पहुँच जाए तो उतना अच्छा होता है। तो नज़दीकी पहुँच के फिर वो अपना जो है निर्दान की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। वो ये तो आपने प्रोसेस बताया सर कि जितनी जल्दी वो पहुँच जाए, लेकिन अगर हम अंतराल की बात करें, घंटों की बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, तो सर क्या है? तो आइडियल टाइम जो रिट्रीवल का होता है, जो डोनेट हो जाना चाहिए आफ्टर डेथ, तो 4 to 6 आवर है। 4 to 6 आवर है। तो 4 to 6 आवर में यदि हम लोग उस कॉर्निया को हार्वेस्ट कर लेते हैं, 4 to 6 आवर्स में मतलब जो परिवारजन है उनको फोन भी कर देना है और आपके यहाँ से लोगों को टीम आ भी जाना है और कलेक्शन भी कर लेना है। यदि कहीं हॉस्पिटल में डेथ होती है तो काफ़ी ईजी हो जाता है आई बैंक के लिए, क्योंकि एड्रेस पता होता है, तो वहाँ जल्दी टीम पहुँच पाती है और जल्दी रिट्रीवल भी होता है, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट वैसा होता है। जी। और इस बीच में हम लोग जो एडवाइस करते हैं परिवार वालों को कि बॉडी की कंडीशन जो है कि ऊपर जो यदि ऊपर में यदि फैन वगैरह चल रहा हो तो फैन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे आंखें सूखने का डर रहता है। जी, मतलब ये सारी जो ये प्रिकॉशंस हैं, जो अगर जैसे फोन आता है आई बैंक को तो हम लोग उसको बताते हैं ऐसा करना चाहिए कि आई का जो पलक है वो बंद कर देना चाहिए, उसमें कॉटन को भिंगा के कॉटन आई के ऊपर रख देना चाहिए ताकि जो मॉइस्ट रहे वो। तो ये सब हम लोग एडवाइस करते हैं। एसी यदि रूम में है तो एसी ऑन कर देना चाहिए। बिल्कुल। और जिसमें इसमें हम बताना चाहेंगे कि हम लोग पूरा आई बॉल नहीं निकालते हैं, जो डोनेशन जो होती है हम लोग केवल आई का जो पुतली जो बोलते हैं केवल वही निकालते हैं, जो स्क्लेरो कॉर्नियल बटन बोलते हैं। और वो निकालने के बाद जो है हम लोग ऊपर में जो आई कैप, एक तो आर्टिफिशियल आई कैप आता है, वो लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, आई चेहरे में किसी भी तरह की विकृति नहीं होती है और पता भी नहीं चलता है, नॉर्मली कैजुअली देखने से पता ही नहीं चलेगा कि आई डोनेट की हुई है। तो फुनरल वगैरह काम में भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता। जी। तो एक बार जब कलेक्शन हो जाता है वहाँ से, उसके बाद बैंक ले जाने की प्रक्रिया है, तो वहाँ पर किस तरह से आई को जो एक मीडिया आता है उस मीडिया पे हम लोग स्टोर करके फिर आई बैंक में लेके जाते हैं। तो आई बैंक में ले जाने के बाद बहुत सारा उसमें टेस्ट से गुजरना पड़ता है कि कॉर्निया कितना सुटेबल है। उसमें बहुत सारा हम लोग मशीन से जो स्पेकुलर माइक्रोस्कोप से टेस्ट करते हैं कि कितना सुटेबल है और किस एज ग्रुप में ज़्यादा अच्छा होगा इस ट्रांसप्लांट करने का, तो सारा हम इवेलुएट करते हैं। इसके अलावा भी जो हम लोग डेड बॉडी से जो है ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसका भी हम लोग HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL, सिफिलिस वगैरह के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं और टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही जो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, तभी ट्रांसप्लांट होते हैं। बिल्कुल, ये बात मैं पूछने ही वाली थी सर कि जैसे जो डोनेशन कर रहे हैं उनके बारे में तो आपने बताया कि कौन दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं। लेने वालों में भी इस तरह के होते होंगे कुछ भी कि भाई कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, किस पर वो प्रत्यारोपण जो है वो सफल होगा, किस पर नहीं होगा। सर कुछ बताना चाहेंगे इसमें आप? इसमें ये कहना है जिसका मतलब कॉर्निया अगर हेल्दी नहीं है, किसी तरह का ये है तो, या मतलब मेरा कहना है सर कि जो जितने भी लोगों का अंधापन है, ये मतलब पूरी तरह से कॉर्नियल देता है, उनमें ये प्रत्यारोपण होता है। बिल्कुल कॉर्नियल जो है, जो कॉर्नियल ब्लाइंड पर्सन जो है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पर्सन होना चाहिए। कॉर्निया के अलावा यदि किसी बीमारी की वजह से अंधापन हो, सपोज रेटिना या उसमें ये प्रत्यारोपण नहीं हो सकता है। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, मतलब कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये भी लोगों को समझना जरूरी होगा। नहीं तो अगर किसी भी तरह के किसी भी कारण से अगर अंधापन होता है तो उनमें ये प्रत्यारोपण नहीं हो सकता है। जी देखिए, कॉर्निया जो है सो आँख का बाहर का परत है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं और वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। अगर वो ओपेक हो जाता है, मतलब किसी कारणवश, तो जिसके चलते हम नहीं देख पाते हैं और इसलिए ओपेक होने पर धीरे धीरे आँख की रोशनी चली जाती है और जिसको बोलते हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। अच्छा। और जिसके इलाज के लिए ये अति आवश्यक है कि कॉर्निया नेत्र प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होना अति आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो ये जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो सकता है, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं, चोट लग गई आंखों में, बहुत बड़ा कारण होता है। तो क्या उससे भी इस तरह की ब्लाइंडनेस हो सकती है? सर उसमें कुछ बताइए आप सर, कैसे हो सकता है? कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जो कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं, इसका मेन कारण एक तो चोट लगना, जैसे आपने बताया बच्चों में काफी कॉमन होता है, चोट लगती है, नुकीली चीज से कुछ लग जाए आंख में, तो उसमें फिर कॉर्नियल स्कारिंग हो जाती है, तो वो भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का काज होता है। दूसरा इंडिया में बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शन का, तो फंगल की वजह से कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, तो उससे भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है, खासकर बच्चों में कंजेनिटल ही कॉर्नियल ओपेसिटी होती है, कॉर्नियल डिस्ट्रोफी होती है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसके अलावा भी सर्जरी, कई बार सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी या कुछ दूसरी आंखों की सर्जरी के बाद भी जो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कई बार हो जाती है, कॉर्निया के लेयर डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। अच्छा, मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान भी अगर कुछ गलती हो गई, हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम, इंट्रा ऑपरेटिव कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसके बाद भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है, तो वो भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से ठीक किया जा सकता है।
जी बिल्कुल। तो ये सारे जो कॉर्नियल है ब्लाइंडनेस हो उसके कारण कुछ अलग होते हैं और बाकी के कारण जो अंधापन होते हैं उसके लिए फिर ये इसका कोई उपाय नहीं है। नहीं, अंधापन का यदि हम देखें इंडिया में लगभग 12 से 14 मिलियन जो है इतने लोग अंधापन का शिकार होते हैं। मोस्ट कॉमन काउज हम लोग देखें तभी भी मोतियाबिंद जो कैटरेक्ट होता है, हाँ। सबसे मोस्ट कॉमन काउज वही है। उसके बाद ग्लूकोमा है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस तीसरे नंबर पे आती है। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की संख्या भी जो है लगभग 4 मिलियन के आसपास इंडिया में ब्लाइंड है। 40 लाख के लोग जो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, जिसको कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से हम लोग ठीक कर सकते हैं। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें लाइव कॉर्निया की जरूरत होती है। बाकी जैसे दूसरी बीमारी जैसे हम लोग देखें कैटरेक्ट के लिए वो तो सिंपल सर्जरी होती है, हम लोग आईओ लेंस का आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं तो ठीक हो जाती है। लेकिन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग को जो आई की ज़रूरत है, जो कि नेत्रदान के द्वारा ही पाया जा सकता है और कोई दूसरा तरीका आर्टिफिशियल तरीका नहीं है। इसलिए नेत्रदान पे जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये नेत्रदान महादान इसीलिए हम कहते भी हैं और इसके लिए जागरूकता फैले, यही कारण है जो हम ये पखवाड़ा भी मना रहे हैं। और पखवाड़ा के अलावा भी सालों भर भी अंधापन नियंत्रण के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। सर, इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो कार्यक्रम हमारा सालों भर चलता है और इसमें सालों भर हम लोग को जागरूकता फैलाना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पखवाड़ा ही मना के छोड़ दें जी। और बल्कि हम लोग हर एक ज़िला में इसके लिए जागरूकता फैलाएं। और इसीलिए हम ये संदेश देना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग कॉर्निया डोनेट करें और प्लेज फॉर्म जीवित रहने पर प्लेज फॉर्म भरें, ताकि परिवार वाले उनके डेथ के बाद नियरेस्ट आई बैंक से संपर्क कर कॉर्निया को डोनेट करें और ताकि अधिक से अधिक मरीजों को लाभ मिल सके और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस दूर हो सके। बिल्कुल। तो ये जो आंकड़े क्या बताते हैं सर, जैसे अभी हम सर भी बता रहे हैं, आप ही बता रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरे, अधिक से अधिक लोग नेत्रदान की इच्छा व्यक्त करें। आपने भी कहा कि नेत्रदान करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, चाहे वो किसी भी तरह से ब्लाइंडनेस हो। तो अभी आंकड़े क्या बताते हैं? लोगों के बीच में जन जागरूकता है। अच्छा, कई तरह की भ्रामकता भी है समाज में, कई तरह के अंधविश्वास भी हैं इसको लेकर, उसको भी हटाने की कोशिशें होती होंगी लगातार। सर, यदि हम आंकड़ों की बात करें तो इंडिया में जो है, पूरे भारत में जो है प्रति वर्ष लगभग 2000 कॉर्नियल डोनेशन की हमें ज़रूरत है। लेकिन अभी आंकड़े बात करें तो 40 से 50 हज़ार जो है प्रति वर्ष आई डोनेशन होती है। तो अभी डिमांड और सप्लाई का काफ़ी गैप है। तो इसीलिए हम लोग नेत्रदान जागरूकता फैलाते हैं। तो इसमें बहुत सारा मिथ भी लोगों को होती है कि यदि हमारी आँखें दान कर देंगे तो नेक्स्ट अगला जन्म में लोगों को भ्रम होती है कि अंधे पैदा होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि कोई आँख नेत्रदान करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। और जो भी इतना बड़ा पुण्य करेगा तो उसके लिए ऊपर वाला भी जो है कुछ अच्छा ही करेगा, कोई बुरा तो नहीं कर सकता। जी। मतलब इस तरह की भ्रामकता है लोगों के बीच में। सर, इस अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये जो पखवाड़े पर जो विशेष कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हमारी भी यही चाहत है, जैसा सर ने शुरू में कहा कि ये जागरूकता के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, बहुत सारे प्रयास होते हैं और उस पर हमारा ये कार्यक्रम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके कारण हम आज दर्शकों तक पहुँचते हैं। और दर्शकों को ये भी बता दें कि आप DD झारखंड पर तो हमारा कार्यक्रम देख ही रहे हैं। आप प्रसार भारती आपके लिए एक नया OTT प्लेटफॉर्म भी लेकर आया है, वेव्स, जिसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए और जब चाहें हमारे प्रसार भारती के कार्यक्रम, दूरदर्शन के कार्यक्रम आप आराम से अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। और YouTube पर भी हमारा DD झारखंड है और ये सारा जो वेब्स है उस पर आप हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको जानना और हमारे कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियाँ होती है सभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक स्वस्थ राज्य का, एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकें। तो सर, 1 से 1.5 मिनट का समय बाकी है, अगर एक लाइन में कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहें। मेरा इस संबंध में यही संदेश है कि सभी लोग नेत्रदान करें, अधिक से अधिक संख्या में प्रेरित हों ताकि कॉर्निया से ब्लाइंड जो अंधापन होता है उसको हम सभी मिलके दूर कर सकें। और एक ये बहुत आपके आँख से ये बहुत अच्छी बात है कि आपके किस आँख से ज़िंदगी के बाद भी कोई देख सकें और उसके बाद व्हाट्सएप भी देख सके, फेसबुक भी देख सके और सभी को नई ज़िंदगी मिले और ब्यूटी जो नेत्र का है वो सभी को मिले ताकि ये ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस दूर हो सके। बिल्कुल सर, एक लाइन में आप कुछ बोलते हैं सर। मैं यही कहना चाहूँगा, नेत्रदान जो महादान है तो नेत्रदान जरूर करें और दूसरे को भी कराएं क्योंकि अन्यथा जो है बॉडी को तो आपको या तो जला देना है या तो दफना देना है। इसलिए नेत्रदान जरूर करना चाहिए और इसे अपने परिवार की एक परंपरा बनाएं ताकि आपकी आंखों से जो है दूसरे लोग भी जो अंधापन है, जो अभी तक दुनिया नहीं देख पा रहे हैं, वो फिर से दुनिया को, इस रंगीन दुनिया को देख सकते हैं। तो इससे बड़ा
कोई काम नहीं हो सकता है। तो नेत्रदान जरूर करें, कराएं, इसे अपने परिवार की परंपरा बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार की परंपरा बनाए, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। और नेत्रदान महादान, इसे आप सब ज़रूर याद रखेंगे और हमेशा एक नेत्रदान के लिए एक संकल्प लेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ डॉक्टर साहब आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर पंकज, आप यहाँ पर आए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी है सर। और डॉक्टर सुनील, आपका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर आपका, आप दोनों का कीमती वक्त मिला है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।